हाजिर है टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब लेकर मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स नियमों में बदलाव की जानकारी हो या फिर टैक्स रिटर्न फाइल करने में आने वाली छोटी छोटी दिक्कतें, टैक्स गुरु है आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर। और आज आपकी मदद के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ढेरों सवाल है हमारे पास आपके लिए, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन मुद्दों पर रहेगी टैक्स गुरु की नजर। फॉर्म 15G और 15H के नियमों में आए किन बदलावों का आपको रखना है ख्याल। कैपिटल गेन टैक्स की गणना के लिए बेस ईयर बदलने का क्या होगा फायदा, और क्या सिर्फ फॉर्म 26AS की मदद से टैक्स रिटर्न फाइल करना मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म 15G और 15H की। ये दोनों उन टैक्स पेयर्स के लिए काफी काम आते हैं जो चाहते हैं कि बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान उनके डिपॉजिट पर TDS ना काटे। लेकिन इनसे जुड़े कुछ नियमों में बदलाव आए हैं और इन बदलावों को समझते हैं मुकेश जी के साथ। मुकेश जी, किस तरह के बदलाव हुए हैं और आप क्या कहेंगे, किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 30 मई 2017 के रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको सब निवेशकों को अब ख्याल में रखना होगा, क्योंकि अगर ये आप इसका पालन नहीं करेंगे तो ये मुमकिन है कि आपके फॉर्म 15G या H आपने आगे साल में दिया हो तो भी टैक्स दोबारा कट सकता है। अब तक की जो इम्प्रेशन थी और अब तक जो चल रहा था उसके हिसाब से आम तौर से जो निवेशक है, जिसने जैसे मान लीजिए एक बैंक में डिपॉजिट रखी है, तो वो साल की शुरुआत में वो एक फॉर्म 15G या H का डिक्लेरेशन दे देता था, तो उसको बाद में पूरे साल दरमियान कोई और डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता था, हालांकि उसने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया हो तो भी। अब ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसमें ये क्लियर किया गया है कि जब भी साल में कोई भी निवेशक कोई नया निवेश करता है, एनी न्यू डिपॉजिट इज बीइंग मेड, तो हर बार जब आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 15G और 15H देना आवश्यक होगा। तो ये खास ख्याल हमारे व्यूअर्स रखें कि आपने आगे, क्योंकि अब 15G 15H में जैसे आपको ध्यान है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप ये कौन से इन्वेस्टमेंट के लिए ये 15G या H दे रहे हैं, उसमें से आपकी एस्टिमेटेड इनकम क्या है, और आपको ये भी दिखाना पड़ता है कि आपने साल में और कौन कौन से डिक्लेरेशंस दिए हुए हैं। तो ये प्रियंका जी अब सबको खास ख्याल रखना होगा। मान लीजिए आप 2 महीने बाद कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर एक नए इन्वेस्टमेंट के साथ आप 15G और 15H देना मत भूलिएगा। तो ये तो बात हुई 15G और 15H की, लेकिन इनकम टैक्स कानून में एक और सेक्शन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इस सेक्शन 1038 का फायदा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के एग्जेम्पशन में होता है। तो मुकेश जी बताइए, क्या बदलाव किया गया है इस सेक्शन में और किसके लिए ये बदलाव फायदेमंद होगा? अगर कोई भी शेयर्स एक्वायर करते समय आपने STT भरा नहीं है तो सिवा कि उसके लिए कोई विशेष छूट दी जाए, उसको छोड़ के बाकी सब केसेस में आपको एट द टाइम ऑफ सेल, भले आपने STT भरा भी हो तो भी टैक्स आपको LTCG के उस पर भरना पड़ेगा। तो ये कौन से एक्सेप्शंस होंगे, इसके बारे में बहुत सारा अनुमान होने लगा। बजट के आने के बाद सबको डर हुआ कि भाई खास तौर से जब जैसे किसी को गिफ्ट मिलती है, किसी को विल या सक्सेशन इनहेरिटेंस में कुछ आता है, ईसॉप में शेयर्स मिलते हैं, ऐसे कई केसेस हैं, एमालगमेशन, डीमर्जर, बायबैक, ये सब शेयर्स के एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर STT भरा नहीं गया है और उसी कारण से आपको LTCG का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा तो ये काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति हो सकती थी। अब इसके लिए CBDT ने एक 5 जून को एक खास नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये सब एक्सेप्शंस को कार्व आउट किए गए हैं। तो प्रियंका जी, जो जो एक्सेप्शंस हैं उसमें जो केसेस आते हैं
उन लोगों को अब फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई नॉन रेजिडेंट हो, उसने एफडीआई में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई कर्मचारी हो, उसने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसॉप में शेयर्स लिए हैं, एमालगमेशन डीमर्जर में आपको शेयर्स मिले हैं, या तो खास तौर से आम निवेशकों के लिए अगर हम बात करें तो किसी को गिफ्ट में शेयर्स मिले हैं, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विल, पार्टीशन, ये सब केसेस में जब आपको शेयर्स मिलते हैं आप एसटीटी भरते नहीं हैं। फिर भी अब ये नोटिफिकेशन के तहत आपको चिंता की कोई अब आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपका केस ये एक्सेप्शंस में पड़ेगा और आपका एलटीसीजी अगर एसटीटी पेड है तो आपको कोई टैक्स लगेगा नहीं। माना 1038 की कोई एडवर्स इफेक्ट होगी नहीं। और अब मुकेश जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से जुड़ा एक सवाल को भी शामिल करते हैं और दूर करते हैं अंबादास कुलकर्णी की परेशानी। इन्होंने 4 साल से ज्यादा समय तक रखने के बाद 2 लिस्टेड कंपनियों के शेयर मौजूदा कारोबारी साल में बेचे हैं। इन दोनों शेयरों पर एसटीटी चुकाया है। अंबादास जानना चाहते हैं कि क्या आईटी रिटर्न में उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ब्यौरा देना पड़ेगा, और अगर हाँ तो फिर कौन सा रिटर्न फॉर्म है इनके लिए? आमतौर से क्या होता था कि आपकी 2.5 लाख की आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। अब समझ लीजिए किसी की 1 लाख रुपए की उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम है और ये ऐसे उसके मार्केट के 1038 वाले एग्जम्पशन वाले समझ लीजिए उनके और 3 लाख रुपया का उनका एलटीसीजी है। अब एलटीसीजी एग्जम्प्ट है, वो समझेंगे कि भाई 1 लाख पर हमें कोई टैक्स भरना नहीं है, 3 लाख एग्जम्प्ट है, इसलिए हमें रिटर्न भरने की ही आवश्यकता नहीं है। अब इस साल से जो नियम का बदलाव हुआ है 139 में, उसमें ये कहा गया है कि जब आपको रिटर्न भरने का ये तय करना है कि व्हाट इज योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो उसकी गिनती के लिए ये 1038 का जो एग्जम्पशन है उसको ध्यान में लेना नहीं होगा। माना जैसे मैंने आपको बताया 4 लाख की ये 1038 के साथ आपका है टोटल इनकम, तो आपको भरना रिटर्न चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इसको कहाँ दिखाया जाए, तो अंबादास जी आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में एक पूरा एक शेड्यूल है जिसको शेड्यूल EI कहा जाता है। उसमें आपको एग्जम्प्ट इनकम की डिटेल्स देनी होती है। वो कॉलम में आपको दिखाना चाहिए कि भाई मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की टोटल इनकम जो आप एग्जम्प्ट क्लेम करते हो 1038 में वो क्या है। इसमें इंडिविजुअल स्क्रैप्स, उसकी खरीद कीमत, उसकी सेलिंग प्राइस, ये अलग से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये शेड्यूल EI आप हर एक इंडिविजुअल के रिटर्न्स में आप उसको पाएंगे। अगला सवाल शामिल करते हैं सूरत से कौशिक लाल मोदी का। इनके सवाल के 2 हिस्से हैं और 2 हिस्से में इसलिए बांटा गया है कि दोनों ही सवाल अलग अलग टॉपिक्स पर है। तो पहला सवाल है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर। मुकेश जी, कौशिक जी ने मार्च 2011 में 10,000 रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदे थे, जिसे मार्च 2017 में बेचने पर उन्हें 15,180 रुपए मिले। कौशिक जी जानना चाहते हैं कि क्या इस पर इनकम टैक्स की कोई देनदारी बनेगी इन पर? अब ये कौशिक जी आपका जैसे 5,000 रुपये का आपको जो अप्रिसिएशन मिला है, आपका सवाल यह है कि इसको किस तरीके से टैक्स किया जाना चाहिए। इसमें 2 व्यूज़ हैं। एक CBDT का एक सर्कुलर है पुराना 2004 का, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी बॉन्ड का रिडेम्पशन होता है और रिडेम्पशन पे आपको जो फेस वैल्यू के ऊपर की जो प्राइस मिलती है उसको इंटरेस्ट मान के आपको टैक्स भरना होगा। हालांकि ये बोर्ड का व्यू है। जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, माना कि जो डिफरेंट डिसीशंस हैं कानूनी इस पर, उसका मंतव्य ये है, खास तौर से एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का MP फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीशंस का भी आधार लेके ये कहा गया है कि रिडेम्पशन जो है उसको ट्रांसफ़र गिना जाना चाहिए, ताकि ये 10,000 और 15,000 का जो डिफरेंस है ये 5,000 रुपया सेक्शन 111 तहत, बिकॉज इट इज़ अ लिस्टेड सिक्योरिटी, तो उस पर आपको 10.3% एजुकेशन सेस के साथ टैक्स भरना होगा। अब आपको
चयन करना है कि आप बोर्ड के व्यू के साथ जाना चाहेंगे या 10.3, क्योंकि अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा इनकम है तो अदरवाइज आपको 30.9% इंटरेस्ट पर भरना पड़ेगा। अदरवाइज ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल व्यू आपको 10.3% का ही टैक्स लगेगा। ख्याल रखिए कि ये कैपिटल गेन जरूर है, पर सेक्शन 48 के तहत बॉन्ड के केस में इंडेक्सेशन का आपको कोई फायदा मिलेगा नहीं। माना टैक्स तो जरूर भरना होगा, बट यू हैव टू डिसाइड व्हाट रेट। और कौशिक लाल मोदी के इस सवाल का दूसरा हिस्सा अब शामिल करते हैं, और ये है रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में जो समझना चाहते हैं। 1978 से एक प्राइवेट कंपनी में कौशिक जी काम कर रहे थे और अक्टूबर 2016 में रिटायर हुए हैं। इन्हें कंपनी से ग्रेचुइटी के तौर पर करीब 10 लाख रुपए मिले हैं, जिस पर कंपनी ने करीब 40,000 रुपए का टैक्स काटा है। तो कौशिक जी का सवाल ये है कि क्या इस रकम पर उनकी टैक्स की देनदारी ज्यादा बनती है, या कंपनी ने जो टीडीएस काटा है वो बिल्कुल सही है और कोई टैक्स की देनदारी नहीं है इन पर? कौशिक जी, शायद आपके ध्यान में वो 10 लाख का फिगर है, क्योंकि 10 लाख तक की ग्रेचुइटी को एग्जम्प्ट गिना जाता है सेक्शन 10 के तहत, पर ये मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है। अब आपके केस में आपने 38 साल की नौकरी की है और सेक्शन 10 की जो रूल है ग्रेचुइटी के एग्जम्पशन के बारे में, इसमें यह कहा गया है कि आपने जितने साल की नौकरी की है उतने सालों के लिए आपकी जो लास्ट सैलरी थी उसके आधार से आधे महीने की सैलरी को लेके आपको ये 38 के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और जो फिगर आएगा वो फिगर या 10 लाख दोनों में से जो कम है वो आपके केस में एग्जम्प्ट होगा। अब आपने ये बताया नहीं है कि आपका लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है, इसलिए मैं गिनती करके नहीं बता सकता हूं, पर ये फॉर्मूला से आप खुद चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से 10 लाख से कम आपका एग्जम्पशन आता होगा, इसीलिए आपके केस में टैक्स काटा गया है, तो वो सही काटा गया है। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैपिटल गेन टैक्स की गणना के लिए बेस ईयर बदलने का क्या होगा फायदा, आगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हम आपके लिए टैक्स को आसान तो बनाते हैं ही, साथ ही टैक्स से जुड़े नियमों में आ रहे बदलावों के बारे में भी आपको जानकारी देते रहते हैं। और मुकेश पटेल हमारे टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश जी, हाल ही में सीबीडीटी ने इस साल से लागू होने वाले कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को नोटिफाई कर दिया है। खास बात ये हुई है कि बेस ईयर भी इसमें बदला जा चुका है। ऐसे में इसका फायदा किन टैक्स पेयर्स को मिलेगा और कौन से एसेट क्लास आएंगे इसके दायरे में? एक्चुअली प्रियंका जी, आपको ध्यान है कि 2017 के बजट में एक बहुत ही वेलकम एक चेंज आया, और वो था जो बेस ईयर इंडेक्सेशन के पर्पज से लिया जाता था 1981-82, उसको 20 साल आगे बढ़ा के 2001-2 किया गया, और उसके कारण 2001 का बेस ईयर अब जो 1/4/2001 के वैल्यूएशन को लेके आप जो शुरू कर सकते हैं, तो 1-2 का बेस आपका इंडेक्सेशन का 100 का गुणांक को लेके 2017-18 माना जो करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई भी एसेट बेचते हैं तो उसके लिए 272 की इंडेक्स को अनाउंस किया गया। इनफैक्ट 2001-2 से लेके 2017-18 तक ये पूरे 17 साल के लिए इंडेक्स हर साल के लिए जो अनाउंस हुआ है, ये नोटिफिकेशन 6 जून का बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको मध्य में हमें देखना चाहिए। आपका सवाल है इसका फायदा किसको होगा? अब सबसे ज्यादा फायदा मेरे विचार से खास तौर से जो स्थावर संपत्ति माना इमोबल प्रॉपर्टी, जमीन मकान वाले हैं, उन लोगों को होगा, क्योंकि 81 और 2001 के बीच में जो इंडेक्स बढ़ा उसकी कंपैरिजन में जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई, तो उसके कारण अब ये 2001 का बेस सबके लिए यूजफुल होगा। आयरॉनिकली आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में रिवर्स ट्रेंड है, क्योंकि 2001 में जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस थी
तो 81 के कंपैरिजन में जो इंडेक्सेशन और एक्चुअल प्राइसेस को अगर देखा जाए तो ये इंडेक्सेशन का गोल्ड और सिल्वर में इतना फायदा नहीं होगा, हालांकि नुकसान होगा, प्रॉपर्टी में जरूर फायदा होगा। और अब रुख करते अपने दर्शकों के सवालों का, और रितेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। नमस्ते रितेश जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। बताइए क्या समस्या आ रही है। नमस्कार, मैं मुकेश सर। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही होगी सर? नमस्कार भैया। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है। मेरी कंपनी ने मुझे जो HRA दिया है, फॉर्म 16 जो दिया है, उसमें HRA का जो अमाउंट है वो मिसमैच है। जो मैंने डिटेल दिए थे वो उसके साथ मैच नहीं करते हैं। तो क्या ऐसी केस में मैं अपना फॉर्म 16 ITR भर सकता हूँ, जो मेरा HRA है उसको खुद कैलकुलेट करके, या मुझे वेट करना होगा जब तक कि कंपनी मुझे नया फॉर्म 16 इश्यू करे? ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ये HRA में, जैसे कि नोएडा में रहता हूँ, तो क्या मुझे दिल्ली का टैक्स स्लैब मतलब 50% लगेगा, या मुझे नोएडा में मतलब यूपी के हिसाब से 40% रहेगा HRA का स्लैब? अब आपके दो सवाल है, दोनों को हम ले लें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ये हो सकता है कि फॉर्म 16 में उन्होंने गलती की हो, पर्टिकुलरली डिडक्शन की गिनती में। अगर अमाउंट ऑफ सैलरी में गलती हो तो आपको वो फॉर्म को सुधार करवाना चाहिए, अन्यथा मुश्किल आ सकती है। पर पर्टिकुलरली ये HRA की गिनती में अगर उन्होंने कम गिनती की है, फिक्र मत करिए, आप अपने ITR में करेक्ट कैलकुलेशन दे के आप मांग सकते हैं आपका केस। हालांकि स्क्रूटिनी में पिकअप हो तो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड कि आप बैकअप करके एविडेंस से आप अपना क्लेम को ठीक ठाक पुरवार कर सके। अब दूसरा सवाल ये है कि आप रहते हैं नोएडा में। अब जो दिल्ली है, तो दिल्ली को उन्होंने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बेस पर उन्होंने उसकी पूरी गिनती की है। तो मेरे विचार से शायद नोएडा ये आपके हायर 50% में नहीं आएगा, वो 40% में ही जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बंगलुरु से ऋषि चैटर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है टैक्स को लेकर। मुकेश पटेल आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, मैं ऋषि बोल रहा हूँ बेंगलोर से। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक सेविंग्स अकाउंट है, एक्चुअली सैलरी अकाउंट, जिसमें मेरा सैलरी क्रेडिट होता है, और मेरा और एक अकाउंट है जो मेरे पापा मम्मी के साथ जॉइंट में है, जिसमें मेरे पापा फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, मम्मी सेकंड होल्डर एंड थर्ड होल्डर। तो मैं अपने IT रिटर्न में सैलरी अकाउंट को शो करता हूँ, तो क्या ये दूसरा अकाउंट भी शो करना है IT रिटर्न में? बिल्कुल ऋषि जी, आपको इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगा आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि कई दर्शकों का ये सवाल हो सकता है। जो CBDT का इंटेंशन है ITR में बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछने के लिए, वो जो सचमुच में आपका अकाउंट है, जिसमें आपकी डिपॉजिट्स, आपकी आय क्रेडिट होती है, उसके लिए अगर आप सेकंड या थर्ड जॉइंट होल्डर हैं तो वो केस में आपको वो अकाउंट को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये 2017-18 असेसमेंट ईयर के बैंक अकाउंट के रिपोर्टिंग के साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि अगर ये आपका अकाउंट है तो जो डीमोनेटाइजेशन का पीरियड था उसमें आपने जो भी अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट की है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होगी। हालांकि आपका रिप्लाई बहुत क्लियर है, पापा मम्मी के अकाउंट के बारे में आपको कोई डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, भले आप जॉइंट अकाउंट होल्डर हो तो भी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके ही काम की बात, क्या सिर्फ फॉर्म 26 AS की मदद से टैक्स रिटर्न फाइल करना मुमकिन है? आगे आपको बताते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट
मुकेश पटेल बने हुए हैं। और अगला सवाल शामिल करते हैं मल्हार देशपांडे का। इन्हें पिछले कारोबारी साल में पेंशन का बकाया मिला था, जिस पर बैंक ने टीडीएस काट लिया, लेकिन बैंक ने मल्हार जी को अब तक टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। वो जानना चाहते हैं कि क्या वो सिर्फ फॉर्म 26 की एएस की मदद से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं या बैंक से मिलने वाले टीडीएस सर्टिफिकेट का मल्हार जी को इंतजार करना होगा। मुकेश जी। प्रियंका जी, मल्हार जी का सीधा सादा जवाब ये है कि 26 एएस अब आपकी गुरु चाबी है, मास्टर की है, और आपको 16A की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जो टीडीएस की कटौती हुई है वो 26 एएस में रिफ्लेक्टेड है तो आपको चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका ई रिटर्न है, आपको कोई अटैचमेंट लगाना नहीं है, आपको खाली अपने रिटर्न में जो डिटेल दिखानी है वो 26 एएस में पूर्णतः पर्याप्त है। इसलिए आपको फिक्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बैंक के चक्कर मत काटिए। 26 एएस इज फाइनल। 26 एएस के सारे भरिए अपना रिटर्न। मुकेश जी, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। टैक्स गुरु में हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आप फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।